हेलो भाई, आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी ग्रेजुएशन की 2017 में और घर पे रह के तैयारी की और 2018 एसएससी सीजीएल के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट भाई ने ले ली जी। और दिल्ली में जो है ये पोस्टेड है, इस समय दिल्ली में काम भी कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने दोबारा एग्जाम दिया एसएससी सीजीएल का और इस बार प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट ले ली। प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और एक मीडियम क्लास घर से हैं और लेकिन ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब जो है ज्वाइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि ही इज हैप्पी विद दिल्ली एक्साइज। आई लव दिल्ली एक्साइज। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं जी। कि हिंदी मीडियम से होने के बावजूद आपने इंग्लिश में कैसे तैयारी की, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम स्टूडेंट सीजीएल में हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। जी। और उनकी इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। आपने कैसे इंग्लिश को इंप्रूव किया? और भाई जो है आजकल नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी हिंदी से ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। थैंक यू सर। मैं एक बहुत बड़ा मिथ पहले तोड़ना चाहूँगा। हाँ। लोगों के जो द गाइज हु कम फ्रॉम यूपी बोर्ड हु हैव हिंदी बैकग्राउंड, तो उनको सबसे बड़ा ये रहता है कि मैं हिंदी से पढ़ा हूँ तो मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा, इंग्लिश कैसे होगी। लड़के यही बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दो चीजें बोलते हैं जी। मैं बोलता हूँ यार मेहनत करो, गणित में कुछ नहीं आता, मेहनत करो दोबारा लग के। तो कहते हैं सर सरकारी स्कूल से पढ़े थे कैसे करें, ये एक बात होगी। दूसरा, सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं सर, बोर्ड पे हिंदी में लिखिए, प्रॉपर हिंदी में बोलिए, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। ये पहले ही वो जो है उन्होंने बेंचमार्क बना दिया। हाँ। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चीज़ को छोड़ दें कि मतलब जो है अगर इफ़ आई कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड तो वो इंग्लिश पे कमांड नहीं कर सकते। मैं लिटरली हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, क्लास 1 से क्लास 10 तक। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे क्लास 10th में 51 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। मैं इंग्लिश का ABC भी नहीं जानता था। इवन 10th में थोड़ा ठीक ठाक परसेंटेज आ गए थे। तो मैं जब हायर स्टडीज़ के लिए 12th में गया तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया कर्सिव लेटर राइटिंग क्या होती है, तो मुझे वो तक नहीं पता था। अच्छा। मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब थी। तो आई वॉज लाइक कि मुझे हार्ड वर्क करना है और मुझे इंग्लिश पे कमांड करनी है। और फिर मैंने बहुत मेहनत करी, न्यूज़पेपर पढ़ा, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ हॉलीवुड सीरीज़, बहुत ढेर सारी सीरीज देखी आप नेम अ सीरीज, मैं उसको पक्का देखा हूँगा, कुछ भी नहीं छूटा मुझसे। ब्रेकिंग बैड देखी है? हाँ, ब्रेकिंग बैड देखी, गेम ऑफ थ्रोन देखी है, फ्रेंड्स देखी है। डेक्स्टर? हाँ, डेक्स्टर नहीं देखा था, छोड़ दिया उसको। प्रिजन ब्रेक भी देखी है। अब पूछे कुछ भी, गेम ऑफ थ्रोन वगैरह सब देखी है मैंने, मुझसे कोई सीरीज नहीं छूटती है। तो इट्स इंग्लिश इज नॉट जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज। तो आप उसको उसी तरह से सीखने की कोशिश करिए। आप जैसे पैदा होते हैं, हिंदी कैसे सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह मैंने इंग्लिश सीखी। तो मैंने आई टॉक टू अ लॉट ऑफ गाइस कि मतलब कैसे इंग्लिश में अच्छा करें। तो उन्होंने यही कहा कि मतलब आप इंग्लिश को फील करना सीखिए, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। तो जो रटन तू विद्या रट के वैसे रटने से सर नहीं होता है। रटने में आप वोकैब कर सकते हो, ग्रामर के कुछ रूल्स रट सकते हो, बट आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे सर मैं द हिंदू बहुत अच्छे से पढ़ता था, तो उसमें जो लाइंस लिखी होती थी उनकी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता था कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। बहुत लड़के हैं कि पूरा द पेपर पढ़ जाते हैं, लेकिन उनको पूछूंगा समझ में आया कुछ, तो नहीं कुछ, लेकिन पढ़ जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ते हो उसको समझो पूरा, कि वो कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, और ट्राई टू उसको अपनी लाइफ में मतलब बोलने की, समझने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो चीज़ें आई फील लाइक कि बहुत ईजी हो जाती हैं वैसे। और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इंग्लिश में सर। कैसे प्रिपरेशन की आपने इंग्लिश की सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब आया, मतलब जब तैयारी स्टार्ट करी, तो किसी एक भाई ने बोल दिया कि द हिंदू शुरू करो। उठा लिया द हिंदू, शुरुआत में द हिंदू उठा लिए। जी। तो एक अच्छा समझ में नहीं आया मुझे। तो फिर मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता इसमें कुछ। तो उन्होंने कहा अरे पहले थोड़ी वोकैब वगैरह भी सीख लो, फिर धीरे धीरे थोड़ा एक कांस्टेंट वे में बढ़ो धीरे धीरे। तो फिर मैंने जो है वोकैब के लिए नॉर्मल लुइस वगैरह पढ़ी, और द हिंदू का फिर छोटे छोटे जो पहले जो छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं, जो न्यूज़ वगैरह होती है, उनको पढ़ना शुरू किया। डायरेक्टली एडिटोरियल में नहीं गया फिर मैं। पहले पैसेज पढ़ा जो न्यूज़ होती थी, न्यूज़ में देखता था कि मतलब वो समझ में आ रही है कि नहीं, जो डेली न्यूज़ थी, जो डेली न्यूज़ होती है, जो कॉमन न्यूज़ होती है, कॉमन न्यूज़, हाँ, उसको पढ़ा पहले मैंने।
तो उसको पहले मैंने समझा, वो समझ में आने लगी। उसमें जो डिफिकल्ट वोकैब्स होते थे उनको रट के उनको नोट करने लगा, लिख लेते थे। हाँ, नोट कर लेता था, लिख लेता था, याद कर लेता था। इसके बाद जब मुझे एक समझ जब आया, जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं अब न्यूज़ समझ में आने लग गई है, तो फिर धीरे धीरे मैं एडिटोरियल पार्ट में जाने लगा। फिर एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया। तो द हिंदू के किनारे 2 छोटे छोटे होते हैं, तो पहले उनको पढ़ता था। तो फिर लगा कि समझ में आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे फिर उसको पढ़ने लगा। फिर इतना इंटरेस्ट मुझे डेवलप हो गया कि मतलब मैं दिन भर द हिंदू ही पढ़ता रहता था। 6 घंटे 5 घंटे 8 एडिटोरियल सब कुछ पढ़ जाता था उसमें से। जो एडिटोरियल का 2 पेज आता है सब कुछ पढ़ जाता था, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो इंग्लिश की जर्नी वैसे बहुत सिंप्लीफाइड हो गई। और ग्रामर के लिए मैं यही बोलूँगा कि कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उससे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो। एक ही बुक को डिफरेंट बुक्स पढ़ने से बेटर है कि एक ही बुक को आप कई बार पढ़ो। ओके, कई बार प्रैक्टिस करो, और वो जब एक बार सेट हो जाएगा ना माइंड में, तो उसके बाद फिर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप द हिंदू वगैरह कर सकते हो। उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स इंग्लिश की मेरी वैसे रिजॉल्व हो गई थी। तो मॉक टेस्ट भी फ़ायदे किया था इंग्लिश में? जी सर, इंग्लिश की मॉक टेस्ट सर मैं देता था। और मतलब मॉक टेस्ट में जैसे स्टार्टिंग में दिया, जब मेरा पहला टेस्ट था तो उसमें सर मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए थे बस इंग्लिश में। अच्छा, लिटरली 10 क्वेश्चन मेरे से, मेरी बहुत हालत ख़राब थी सर इंग्लिश में स्टार्टिंग में। तो मेरे बस 10 क्वेश्चन, तो मैं बहुत डिवेस्टेट हो गया था कि क्योंकि मेरा थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था। तो मैथ शुरू से अच्छा था? बेसिक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट हाँ मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करी थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी उसी से कर रहा था, बट ठीक था, बस मीडियोकर एट मैथमेटिक्स, ठीक ठाक था। तो मतलब मैथ्स को लेके मुझे कभी चिंता नहीं हुई। जब इस एसएससी करने का सोचा तो सिलेबस भी देखा, तो आई वाज लाइक कि चलो मैथ इंग्लिश तो आराम से हो जाएगी, इंग्लिश पे मेहनत करनी है। इंग्लिश में सर जब परफॉर्मेंस देखी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार 10-12 क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं होगा। और जब ऊपर से पता चला कि इंग्लिश के मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के इक्वल वेटेज है, वो भी मैथ की इक्वल वेटेज है। वो मैथ्स के 100 क्वेश्चन लेकिन इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते हैं, तो और हालत ख़राब हो गई। तो बट कहा कि नहीं, मतलब अगर करेंगे, मतलब मेरा एक दोस्त था अंकित, उसने मुझे मोटिवेट किया कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो नथिंग इज़, मतलब हो जाएगा आराम से। तो फिर उससे बात करी और उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे गाइड करा उसने। कितना टाइम लगा एक अच्छा स्कोर गेन करने में 10 नंबर से? सर 10 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक पहुंचने में सर मुझे 9 से 10 महीने लगे थे सर। 9 से 10 महीने की पूरी तैयारी करी? बट लिटरली उस पूरे 10 से 12 महीने के इंटरवल में मैंने मैथ छुई तक नहीं है। अच्छा, केवल इंग्लिश पे फोकस? बस मैं मॉक्स देता था। मैथ्स में सिर्फ प्री के टेस्ट में तो आराम से 22-23 क्वेश्चन तो मेरे सही हो जाते थे, थोड़ा हैविंग अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो उतना मैं आराम से सही कर ले जाता था। तो बस मेरा इंग्लिश वाज हिमालय फॉर मी, कि मुझे ये हिमालय चढ़ना है। तो इसीलिए बस मैं मॉक्स देता था, मॉक्स में जो गड़बड़ हुआ उसको रिवाइज कर लिया, उसकी स्ट्रेटजी समझ ली कि कहाँ गलत हो रहा है, और फिर सारा टाइम इंग्लिश पे देता रहता था मैं। तो सर उस वजह से इंग्लिश थोड़ी सही हो गई। और जीएस कैसे तैयार किया? जीएस सर बस करंट अफेयर पढ़ा है मैंने। जीएस केवल करंट अफेयर पढ़ा? करंट अफेयर और कुछ नहीं, ना हिस्ट्री ना जियोग्राफी ना कुछ नहीं पढ़ा सर। अच्छा। थोड़ा साइंस सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से सर 2-2 क्वेश्चन आते थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन कर लेता था। करंट अफेयर का सर वेटेज 18 से थोड़ा करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया था, बढ़ गया है हाँ। जब से टीसीएस आई थी तो मैंने तो आई फेल्ट लाइक कि करंट अफेयर हो जाएगा। तो करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन आते थे और 3-4 क्वेश्चन साइंस से। तो मुझे था कि 10-12 क्वेश्चन इधर से सही कर ले गया तो बस जीएस मेरी बहुत है। मेरा मेन एम था कि मुझे इंग्लिश में 50 में 50 लाने हैं, मैथ्स में 50 में 50 लाना है। तो इवन 19 में मेरा मैथ्स में भी आया था और इंग्लिश में 47 पॉइंट समथिंग आया था। एक आध 2 क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो मेरा मैथ्स इंग्लिश ही था और रीजनिंग तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर की उसी से प्रैक्टिस किया और हो गया आराम से। कितना स्कोर बना 2019 में प्री में? 2019 में तो सर 181 के करीब बना था मेरा प्री में। 181 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जी। उसके बाद 2019 के मेंस की तैयारी कैसे की आपने मैथमेटिक्स के लिए? सर आपका वही मेंस का बैच सर परचेज किया मैथमेटिक्स के लिए। और सर उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सर सब लोग घर चले गए थे।
तो वही सर, मेरे घर पे सर इंटरनेट नहीं आता था दिन में, रात को सर इंटरनेट आता था। रात को 12 बजे के बाद थोड़ा चलना शुरू होता था। तो सर मैं समझिए कि प्रिपरेशन के लिए सर मैंने पूरा अपना शेड्यूल चेंज किया। रात 12 बजे से मतलब पढ़ना शुरू करता था, सुबह 7-8 बजे तक इंटरनेट चलता था, तो सुबह तक पढ़ता था मैं। उसके बाद खा पी करके अपना सोता था, फिर दिन में सोता था, रात को पढ़ाई करती थी। तो फिर सर वही आपके सारे वीडियोस देखे हैं, मैथ्स वहाँ से प्रैक्टिस करी। बट सर देयर वाज एक मैंने गलती की थी कि सर आपने जो मटेरियल दिया उसको सर कई बार प्रैक्टिस नहीं किया सर। बस यही गलती थोड़ी, इसलिए मैथ्स में थोड़े मार्क्स कम थे। 220 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आए थे मेरे। 220 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थोड़े कम थे। नहीं सर, बट ऑब्वियसली मतलब आई फेल्ट लाइक कि मतलब आई डिडंट गिव माई 100%। मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और इंग्लिश में 192 के करीब थे 19 में। तो उसके बाद सर बस ये हो गया। और बस टियर 3 में सर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, 57 मार्क्स से, क्योंकि सर टॉपिक थोड़ा ऐसा आ गया था, किसी को आइडिया ही नहीं था। सब लोग पॉल्यूशन पे लिखे जा रहे हैं, हम भी पॉल्यूशन पे लिख के आ गए। तो बस यही टियर 3 की जर्नी ऐसे 57 मार्क्स और ठीक ठाक मिल गया था मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो बस तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी उसमें? सर मेरी फर्स्ट चॉइस तो ईडी थी एक्चुअली। ओके, ईडी नहीं मिला तो मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल गया था। प्रिवेंटिव राइट नाउ अभी मैं दिल्ली एक्साइज में वर्किंग भी हूँ और एज इंस्पेक्टर। तो मतलब अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम करने का? दिल्ली शहर आपको पसंद आएगा क्या? बनारस से? हाँ, मुझे दिल्ली तो शहर से अच्छा लगता है सर। दिल्ली अच्छा लगता है बट नॉट एज गुड एज वाराणसी। ऐसा क्योंकि वाराणसी तो सर भूले जाते हैं, दिल में सर बसता है वाराणसी। तो वाराणसी के लोगों को अपने शहर से सबसे ज्यादा प्यार है सर। और रियली थिंक अबाउट इट, मतलब वाराणसी सर, अब आई कांट जस्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। मतलब वो कितना सुंदर शहर है, वहाँ के लोगों से सर अपनत्व का भाव फील होता है, मतलब एक जुड़ाव फील होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वाराणसी के, लेकिन जितना प्यार वाराणसी के लोगों को, बनारस के लोगों को अपने शहर से, उतना किसी को नहीं है। लिटरली वो रीज़न है ना, घाट है वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है ना। और सर मैं BHU से पढ़ा भी हूँ। तो मतलब मेरे 2 रीजन है। मतलब BHU इज़ लाइक अ टेम्पल फॉर मी। मतलब व्हाट BHU हैज़ गिवन मी, मतलब आई वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड इन माई लाइफ। मतलब BHU ने कहाँ से लाके मुझे कहाँ पहुँचा दिया। तो BHU भी एक रीज़न है। और घाट, गलियाँ, मंदिर, महादेव, तो ये सब बहुत घूमे हैं वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है BHU से और वाराणसी से। तो इसलिए टोटल स्कोर कितना बना आपका 2019 में? 19 में सर 645 मार्क्स थे मेरे टोटल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मतलब कम्प्लीटली जी। उसके बाद मेरी मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला था। और सर मेरी EWS कैटेगरी है, तो मुझे मुंबई PU आराम से मिल जाएगा। बट आई एम दिल्ली एक्साइज में आई एम हैप्पी। तो आप यही वाले पोस्ट ज्वाइन नहीं करोगे? जी नहीं, ज्वाइन नहीं करूँगा। आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़। लड़के नाराज हो जाएंगे, सीट खराब कर दी आपने। लिटरली गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब उस टाइम ना थोड़ा सर बात ये हो गई थी ना कि उस टाइम आई डिडंट हैड एनीथिंग इन माय हैंड्स। आई वाज लाइक कि मतलब आई जस्ट कांट टेक द चांस। मतलब आई वाज लाइक कि भाई जब तक हाथ में कुछ आ जाए तब छोड़ना। एंड एवरीवन वुड रिलेट दिस कि हाँ, कि जब तक आपके हाथ में ना कुछ हो, आप दूसरी चीज़ पे आप यू कांट बी श्योर ना कि मिल ही जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम गोइंग फॉर DV इन 2020 और मैंने 2021 का फॉर्म भी नहीं भरा है। ये अच्छी बात है। और सर आई वांट कि मतलब सबको चांस मिले और सब लोग अच्छा करें। ठीक है, मैं जितने भी टॉपर आते हैं ना, तो मैं उनसे पहले ही आश्वासन ले लेता हूँ जी। ठीक है कि भाई 2020 का तो प्रोसेस नहीं कर रहे हो, या आगे तो कोई प्रोसेस नहीं करने वाले हो। तो मैं फिर से ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब लग चुकी है वो उस पर संतुष्ट रहें और सीट खराब बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक सीट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लड़के लाइन में और वैकेंसी कुछ हजारों में है जी जी। और ये जो है एक सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद आपकी और जो हमारी ट्यूनिंग थी मैथमेटिक्स के बैच वाली बात बताइए आप कि वहाँ से आपको कितना फ़ायदा हुआ? सर लिटरली आई हैव टोल्ड यू आई एम अ फैन बॉय। लिटरली गाइस, मतलब सर का टीचिंग मेथड और द वे ही कनेक्ट्स टू पीपल, हिज प्यूपिल्स, बिल्कुल वो बोलना लिटरली व्हाट आई एम गोना से, मतलब दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग। द वे, एट लीस्ट द वे आई कनेक्टेड विथ यू, आई फील लाइक कि मतलब वो बहुत जेन्युइन था। और आई सी अ टीचर इन यू, मतलब कि एक टीचर है हु वुड पास में, जो मुझे मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, मुझे SSC की गलियों से गुजार सकते हैं, समथिंग लाइक दैट।
तो सर लिटरली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड एवरीवन। कोई भी मुझसे पूछता है कि मैथ्स कहाँ से पढ़े, मैंने कहा बेधड़क गगन सर के पास जाओ। और मेरा छोटा भाई भी ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एंड एवरीथिंग, तो मैंने उसको बोला गगन सर के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो गाइस गगन सर मतलब सर आपके मटेरियल्स बहुत ही सही हैं। अगर बस नो वन हैज़ टू मतलब अलग से कुछ करना है या प्रीवियस ईयर करो या डिफरेंट मॉक्स लगाओ। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार जो पढ़ ले बच्चा उसको अलग से अपनों को एफर्ट ना मारना खुद पड़े। ही इतना सफिशिएंट मटेरियल देते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है उसमें। तो अगर बंदा 2 से 3 बार आपके मटेरियल्स को ही प्रैक्टिस करके चला जाए तो ही इज गोना परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि मुझसे एक गलती हुई कि मैंने कई बार प्रैक्टिस नहीं करा, बस एक बार पढ़ लिया था और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उनको दोबारा प्रैक्टिस कर लिया था। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का उस पड़ गया था, क्योंकि इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। कभी कभी तो 3-3 4-4 दिन तक इंटरनेट नहीं चलता था। अच्छा जी, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा ऊपर से आप एक दिन में 2-2 क्लासेस पढ़ाते थे, तो फिर 8-8 9-9 क्लासेस का बर्डन। तो आई हैड टू जस्ट फिनिश एटलीस्ट एक बार सारी क्लासेस गो थ्रू हो जाऊँ मैं। तो मेरा ये रहता था कि एटलीस्ट मतलब अगर इफ़ एनीथिंग कम्स तो मुझे ये पता रहे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ था, तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं यार, तुम जैसे लड़कों की कोई तो बुलाना है जो इतनी मेहनत के बाद सिलेक्ट हुए हैं। जी सर। अच्छा, ये जो तैयारी कर रहे हैं इसमें कुछ नालायक भी हैं जो दिन भर केवल वीडियोस ही देखते रहते हैं, इंटरव्यू, और पढ़ाई कम करते हैं। जी, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको कैसे दूर करें? सर देखिए रिश्तेदारों का डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन और एक स्पेशल डिस्ट्रैक्शन, कैसे दूर करेंगे उसे? देखिए अगर आई फील लाइक कि आपके पास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इफ़ यू आर फोकस्ड इनफ तो नथिंग कैन टच यू। अगर आपका गोल क्लियर है, आपका एम क्लियर है और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हो, इफ यू फील लाइक व्हाट यू वांट टू डू देन यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू, नॉट इवन यू कैन स्टॉप यू। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू टू पुट यू देयर, व्हाट्स योर फैमिली हैज़ गॉन थ्रू ऑल द वे, मतलब कितना मेहनत करा आप पे, कितना पैसे आ रहे हैं, सब कुछ एवरी लिसन। If a guy is coming for SSC, so he comes from a middle class family, और middle class guy has a lot of baggage on him. उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोसाइटी की, छोटे भाई बहन की, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अपना समझें, और व्हेन अ गाय अगर उसके फोकस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकता है सर। हाँ, नथिंग इज़ डेडली देन अ हार्ड वर्किंग एंड अ फोकस्ड गाय। तो जस्ट गाइज आई वुड टेल यू जस्ट वन थिंग, कि आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हो आप हार्ड वर्क करो, और ट्रस्ट में गाय आई एम नॉट वेरी बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत जीनियस काइंड ऑफ समथिंग। आई एम वेरी मीडियोकर स्टूडेंट एंड आई हैव जस्ट वर्क हार्ड इन माई लाइफ, और आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। मतलब गॉड हैज जीएसटी इंस्पेक्टर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर आई गॉट इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मतलब बस मेरा यही था कि मुझे मेहनत करनी है, नथिंग एल्स। लोग बोलते थे कि एसएससी ऐसा है, एसएससी वैसा है, बट आई वाज लाइक कि जी, जो अफवाह बहुत उड़ती हैं और इतना ज़्यादा फेक अफवाहें उड़ाई जाती हैं, और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, सोसाइटी में भी अवेलेबल है। तो इससे हटके कैसे फोकस करना है? सर यही चीज़ है ना, आप पिछले लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखें। हाँ, हर साल लोग एग्जाम देते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे सिलेक्ट होते हैं। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट, कि लोग एग्जाम देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और सिलेक्ट होकर इंस्पेक्टर भी बनते हैं। तो जस्ट आप भी एग्जाम दोगे, सेलेक्ट होगे और इंस्पेक्टर बनोगे। फालतू की अफवाह में जो रहता है वो उसी में रह जाता है। जो फोकस्ड बंदा है वो अपना एग्जाम देगा, अच्छे से तैयारी करेगा और उस पर आगे, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। मतलब अब जैसे बहुत बंदे हैं तो अब वो एनालिसिस में परेशान रहते हैं, कोई कहीं परेशान रहता है, कोई बोलेगा कि इस टीचर की भी पढ़ लूँ, उस टीचर की भी पढ़ लूँ, इस टीचर की भी पढ़ लूँ। तो सर ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक टीचर को पकड़ो और उसी की सारे मटेरियल्स को कई बार रिवाइज कर जाओ, कई बार पढ़ जाओ, और आई एम 100% श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे। एसएससी आपसे हार्ड वर्क मांगती है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा एसएससी में, शॉर्टकट नहीं है इसका। आप हार्ड वर्क करोगे और विथ लिटिल बिट स्मार्टनेस,
थोड़ा स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में विथ मतलब सबके पास फ़ोन है एंड एवरीवन इज़ रीडिंग, सो यू हैव टू लिटिल बिट स्मार्ट कि आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। अब देयर आर लॉट ऑफ गाइस कि अब किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देख ली कि टॉपर रात को 8 से सुबह 8 बजे तक पढ़ता है, तो मैं भी रात को 8 से सुबह 8 बजे तक पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, हर एक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड हिज स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट, है ना। अब जैसे अगर कोहली को तेंदुलकर बनना होता तो कोहली नहीं होता, तो वही चीज़ सबकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो आप अपनी क्वालिटीज़ को समझें, अपनी स्ट्रेटेजी को समझें एंड ट्राई टू डेवलप योर ओन स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ, आप फला स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी, फला टॉपर की स्ट्रेटेजी देख करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी स्ट्रेटेजी, एंड यू आर अ टॉपर इन योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट टॉपर। जिस दिन आप उसको पहचान लिए, जिस दिन आप अपनी क्वालिटी को समझ गए, आप कुछ भी कर जाएंगे। देयर इज नथिंग यू कांट डू। इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इनके अपकमिंग एग्जाम के लिए? इनके अपकमिंग एग्जाम के लिए सर मैं बस यही बोलूँगा कि जस्ट गाइस कीप वर्किंग हार्ड, और आप मॉक्स देते रहो। आप जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हो उतने ज़्यादा मॉक्स दो, और जो पढ़ा है एक टीचर से पढ़िए और एक मटेरियल से पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। डिफरेंट टीचर्स को मतलब से पढ़ने से अच्छा है कि एक टीचर से पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करिए और मॉक्स को दीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। आपकी गलती कहाँ हो रही है। ऐसे सर मेरी प्रॉब्लम, मैं सर कभी ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी सर नहीं बनाई मैंने। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते थे कि आवर्स बेस्ड? नहीं सर, मेरा सर ये था कि जैसे मैं सर अपने भाई के साथ रहता था, तो सर मैं जब जगा हूँ तो पढ़ता था, सो गया तो सो गया, फिर जगा हूँ तो पढ़ता था, सो गया तो सो गया। मतलब मेरा यही था, ये नहीं कि इस घंटे से इस घंटे तक पढ़ना है। जब तक जगा हूँ पढ़ूंगा, जब सो गया तो सो गया। तो बस इससे थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि इससे नींद थोड़ी ख़राब हो जाती है। एंड आई हैव बीन देयर, मुझे नींद आने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। बट एक सेटिस्फैक्शन था कि यस आई एम गिविंग माई 100%। बिल्कुल बिल्कुल, बस आई वॉज गिविंग माई 100%, मैं उसी से सेटिस्फाइड था। जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी ना आई एम गिविंग माई 100%, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तब तक आपको पढ़ाई करनी, शरीर तोड़ के। जब आप अपना 100% दोगे, देन एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। एसएससी आपसे आपका 100% मांगती है, नथिंग एल्स। बहुत जीनियस नहीं चाहिए, बहुत साफ माइंडेड नहीं चाहिए, एक स्मार्ट हार्ड वर्किंग बंदा हो, स्मार्ट जिसकी थोड़ी स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट हो और हार्ड वर्किंग हो, आराम से कर जाएगा जी। तो ये महेंद्र प्रताप सिंह है, जीएसटी इंस्पेक्टर, दिल्ली में सिलेक्टेड हैं। तो एक ही बात भाई जो है बार बार कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और टाइम जो है कम से कम खराब करिए, टाइम मनी है। आप एक साल में मैक्सिमम 1 साल अच्छे से पढ़ाई करके कोई भी एसएससी की पोस्ट निकाल सकते हैं। टारगेट बड़ा रखिए, ये सवाल बिल्कुल मत आने दो अपने मन में कि इतना कर लूं क्या काफी है, बस इतना हो जाए काफी है। कुछ भी काफी नहीं है, जब तक शरीर में जान है तब तक एक साथ टिक के बैठ के आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ, और वो आप खुद ही सोचोगे, कहीं से देख के नहीं सीखोगे। ठीक है, टॉपर से आप केवल मोटिवेशन ले सकते हो, जो उनके पास कुछ नई और यूनिक चीजें जो उन्होंने फॉलो की वो देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको अपनी खुद ही बनानी है जी। तो बहुत अच्छा लगा महेंद्र भाई आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट सर फॉर कॉलिंग मी हियर, इट्स रियली प्रिविलेज। ठीक है और भाई जो है 3-4 साल से जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझको, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसे स्टूडेंट से मिलके कि इतने लंबे समय से हम लोग चाहते हैं कि जब मैं क्या था और जी सर, आई हैव सीन यू ग्रो फ्रॉम, आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे, मैं तब भी आपसे पढ़ता था। एंजॉय करना, मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर आप जबरदस्ती तैयारी कर रहे हो ना, किसी ने थोप के कि आपको बोल दिया कि करना, तो मजा नहीं है जी। जो आपकी एसएससी की प्रिपरेशन है आपको एंजॉय करनी है, बहुत एंटरटेनमेंट है इसमें, मजेदार चीज है। हाँ सर, और इवन जब आप इंस्पेक्टर बनोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसके बाद बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंड दैट्स द किसी भी जॉब की सर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आई फील लाइक कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपको। और ऑब्वियसली सर आई हैड दिस थिंग फॉर यूनिफॉर्म बचपन से ही, तो मुझे तो सर यूनिफॉर्म ही पहननी थी और ऊपर से 3 स्टार्स, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट यू गाइस टू, मतलब आप आइए और बी ए इंस्पेक्टर एंड सर्व द नेशन। एंड वी हैव अ वेरी बिग ह्यूज टैलेंट पूल हमारे पास है, बट वो अपनी एबिलिटीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस आप उनको एबिलिटीज़ को समझिए, उनको यूज़ करिए और you will serve the nation. I am very happy कि I could share my journey with you. Thanks a lot. Thanks again. ठीक सर, थैंक यू।